खुले द्वार की नीति। चीन के पूर्व में एक छोटा सा देश है जापान। सन 1895 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी विजय हुई। अब जापान ने भी चीन को उसी प्रकार की संधि करने को विवश किया जैसे बाकी यूरोपीय देशों के साथ हुई थी। इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग यूरोपीय एवं एशियाई साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव में आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से चीन में व्यापार कर रहा था। उसे चिंता हुई अगर सभी यूरोपीय देशों ने चीन को अपने उपनिवेशों में बांट लिया तो अमेरिका का व्यापार बंद हो जाएगा। अमेरिका ने इस तरह चीन के भिन्न भिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांटने का विरोध किया और इसके स्थान पर खुले मुक्त द्वार की नीति की घोषणा की। इसका अर्थ था कि सभी देश चीन में व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा। थोड़ी नानुकुर के बाद सारे देशों ने इस संधि को मान लिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? सन 1850 तक फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका में औद्योगिकरण हो चुका था और ये देश सभी नए संभावित बाजारों पर कब्जा करना चाहते थे। हमने ऊपर पढ़ा है कि उस समय चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। बड़ी जनसंख्या का अर्थ बड़ा बाजार भी होता है। इसलिए दुनिया के सारे औद्योगिकृत देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। एक दूसरी महत्वपूर्ण वजह थी पूंजी के निवेश के लिए नया क्षेत्र तलाशना। औद्योगिकरण के पश्चात हुए फायदे से यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी, जिसे वे उपनिवेशों में रेल लाइनें बिछाने व खदान स्थापित करने में लगाना चाहते थे। विदेशी नियंत्रण का विरोध। हमने देखा कि यूरोपीय देश चीन पर सीधा कब्जा न करके अपने हित साध रहे थे। चीन का शासन अभी भी चीनी के ही सम्राट के हाथों में था, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका हुक्म नहीं चलता था। ऊपर से उसे बहुत बड़ी रकम हर्जाने के रूप में देनी पड़ती थी, जिसके कारण आम लोगों पर कर का भार बढ़ता गया। लगातार विदेशी शक्तियों से हो रही हार एवं अपमानजनक संधियों से चीन के लोग बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे थे। इनमें चीन के अधिकारियों का एक समूह भी था। इन लोगों ने आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किया। उनका मानना था कि यूरोप के लोग अपनी सेना और हथियारों के कारण जीत रहे हैं, तो चीन में भी आधुनिक हथियारों के कारखाने स्थापित किए जाएं। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। इन सभी घटनाक्रम ने लोगों में बहुत ही निराशा का भाव फैलाया। चूँकि चीन के शासक वर्ग विदेशियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जनता सम्राट के खिलाफ हो गई। सन 1850 से सन 1900 के बीच में कई विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए चीनी सरकार ने विदेशी मदद ली। गरीब किसानों और मजदूरों ने विदेशियों को दिए गए विशेषाधिकारों के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया, जिसे वह बॉक्सर या मुक्केबाज के नाम से पुकारते थे। उनका मानना था कि खास तरह के शारीरिक व्यायाम से वे अजेय हो जाएंगे और विदेशी गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं सकेंगी। सन 1900 में इन विद्रोहियों ने राजधानी बीजिंग के यूरोपीय आबादी वाले हिस्से को घेर लिया। वे लोग विदेशी शैतानों को फांसी लगाने के नारे लगा रहे थे। इन विद्रोहियों ने कई महीनों तक बीजिंग को घेरे रखा था। अगस्त 1900 में एक बहुराष्ट्रीय सेना ने बीजिंग पर आक्रमण करके इन विद्रोहियों को हरा दिया, व्यापक लूटपाट की और लोगों को निर्दयता से मार डाला। चीनी सत्ता इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी रही। बॉक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूद राष्ट्रवाद की एक मजबूत धारा का जन्म चीन में हो चुका था। परिणाम स्वरूप सन 1911 में मांचू शासन को खत्म करके चीन में गणतंत्र स्थापित किया गया, लेकिन चीन को वास्तविक स्वतंत्रता सन 1949 में क्रांति के द्वारा ही मिली।